नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज, जिसमें दिखाएंगे प्रदेश की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात प्रदेश में नए कृषि सुधार कानून को लेकर। कृषि सुधार कानून जो केंद्र लेकर आया, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार एक अपना नया कानून लाने वाली। इस कानून के ड्राफ्ट बनाने के लिए आज मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, श्रम मंत्री शिव डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सहकारिता मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम शामिल हुए। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ पहले कोर्ट की लड़ाई लड़ेगी, साथ ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ का नया कृषि कानून लाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना कानून बनाकर यहाँ के किसानों को संरक्षित करेगी, ताकि हर हाल में 2500 प्रति क्विंटल धान की कीमत उन्हें मिलती रहे। मंत्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में निर्णय लिया है। हमें कृषि कानून बनाने से कोई रोक नहीं सकता। केंद्र सरकार के कानून से कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ेगी। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल को समझे बिना केवल राजनीति हो रही है। जब संसद में इसे पास कर दिया, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी, जब एक कानून बन चुका, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध कैसे कर सकती है? ना तो एमएसपी खत्म की जा रही है, ना मंडी व्यवस्था खत्म की जा रही है। कांग्रेस केवल किसानों को बरगला रही है। हमारे किसानों के धान खरीदी को अगर प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, तो हम उन कानूनों को किस रूप में लागू करेंगे ये दूसरी बात है। लेकिन हम अपने छत्तीसगढ़ में अपना कानून बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों को संरक्षित करेंगे। उनको पर्याप्त जो कीमत 2500 रुपया क्विंटल है उसको देंगे। पूरे हिंदुस्तान के कानूनविद जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो पूरे देश में लागू होगा। और उसके बाद में ये खाली ढकोसला करना, दिखावाबाजी करना, राजनीतिक स्टंट है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए जरूरी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य शासन की ओर से पूरा सहयोग देने पर अपनी सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि देश में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर चिंता की बात है। इन विषयों पर पर्याप्त कानून बने और इसके बाद भी अपराध में कमी होती नहीं दिख रही। समय पर न्याय नहीं मिलना भी अपने आप में एक चिंता की बात है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रदेश में न्यायालयों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए यौन अपराध के मामले में जल्द और तत्परता पूर्वक विचार की जरूरत पर जोर दिया है। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आज स्पीक अप वुमेन सेफ्टी इस कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा, महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी हो, सरकार किसी की भी हो, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। अगर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी हो तो हर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लिखा, लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य लोकहित होना चाहिए, स्वहित नहीं। इसीलिए सामाजिक बुराई से मिलकर ही लड़ना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने लिखा, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बहन बेटियों को असुरक्षित देखकर खून खौलता है। आखिर देश किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पुनिया को कोरोना जांच रिपोर्ट का इंतजार करना था, लेकिन वो बिना इंतजार किए दिल्ली चले गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पुनिया के कारण पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो सकता है। कांग्रेस नेताओं को क्वारंटाइन होकर जांच करानी चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पूछा कि देश में कोरोना कौन लाया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अमित शाह को कोरोना हुआ तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोरोना हो गया था? मंत्री चौबे ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इस देश में सबसे पहले कोरोना किसको हुआ? तो क्या भाजपा कोरोना हो गई थी?
अमित शाह का कोरोना तो दूसरी बार हुआ। तो भाजपा क्या ये स्वीकार करती है किसी एक नेता को कोरोना हो जाने से उनकी पूरी पार्टी कोरोना हो गई थी? इसका उत्तर दे दें। कांग्रेस पार्टी का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभारी और उनके साथ में बैठे हुए लोग सबको संक्रमित करेंगे, और इसलिए संक्रमित पार्टी के लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन होना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। कांकेर से सांसद मोहन मंडावी ने हाथरस मामले के ऊपर एक बड़ा विवादित सा बयान दिया। बीजेपी सांसद मंडावी ने हाथरस की घटना को फैब्रिकेटेड बताया। मंडावी ने कहा, बनावटी घटना के लिए कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे, जबकि केशकाल में गैंगरेप और सुसाइड की घटना हकीकत है। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि बीजेपी सांसद का बयान महिला विरोधी है, इसे जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही। हाल में रेप की घटना को छोटी बताकर विवादों में आए मंत्री शिव डहरिया ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने उनका पुतला जलाया था, इस्तीफा मांगा था, क्या अब मोहन मंडावी का पुतला जलाएंगे? हाथरस की घटना आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर ही वाले बताए हैं, वो बनावटी घटना है, जगह जगह ट्वीट चल रहा है ना, और वो बनावटी घटना है, ये हकीकत घटना है, इसके लिए हम लोग धरना में बैठ रहे हैं, वो बनावटी के लिए नहीं। और वो लोग बनावटी जहां होता है उसके लिए धरना में कांग्रेस वाले बैठते हैं। मुझसे इस्तीफा मांगने वाले आदरणीय रमन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने भाजपा के सांसद, जो इतनी बड़ी घटना हुई है पूरे देश में, जिसे पूरा देश उद्वेलित है, उसको एक काल्पनिक घटना बताना भारतीय जनता पार्टी का ही चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इस तरह के बयान सांसद दे रहे हैं, तो रमन सिंह जी इस बारे में भी टिप्पणी करें और अपना जवाब उनको देना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को चूड़ियां कुरियर की। कुरियर के साथ भेजे गए पत्र में डहरिया से बलरामपुर की घटना को हाथरस की घटना से छोटा बताने के लिए इस्तीफे की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि शिव डहरिया का ये बयान मां बहनों का अपमान है। रेप की कोई भी घटना छोटी बड़ी नहीं होती। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा नगरीय प्रशासन मंत्री के इस बयान के खिलाफ पिछले कई दिनों से हमलावर है। इसके पहले उन्होंने मंत्री के बंगले का घेराव कर उनको चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की थी। हमारे छत्तीसगढ़ के अपराध को यूपी में जो अपराध हुआ था उस घटना से छोटी घटना बताने वाले शिव डहरिया जी, उनके खिलाफ हम लगातार अभी 8-10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उसके लिए आप सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहन बेटियों से माफ़ी मांगो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया था कि ऐसे जो मंत्री है, जो बहन बेटी का सम्मान करने के बजाय उनको हर समय अपमान कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दिलाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कुरियर के माध्यम से आपको चूड़ी भेंट करेंगे। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से मरवाही उपचुनाव लड़ने का आग्रह किया। जुदेव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को ये पत्र लिखकर पार्टी में खलबली मचा दी। इस पत्र में पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह ने आग्रह किया कि विष्णुदेव साय कंवर जाति से संबंध रखते हैं, जो मरवाही में प्रभावशाली समाज है, उनकी पकड़ समाज के लोगों में है। युद्धवीर ने विष्णुदेव साय से आग्रह किया कि मरवाही से चुनाव लड़ना चाहिए। साय से पत्र में ये कहा कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बड़ी आसानी से जीत हासिल कर पाएगी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिलीप सिंह जुदेव उनके राजनीति के आदर्श हैं। जशपुर राज परिवार से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव को अपना शुभचिंतक बताते हुए साय ने कहा कि शुभचिंतक होने के नाते उन्होंने ऐसा लिखा है। साय ने बताया कि पार्टी ने प्रत्याशी का नाम तय कर लिया है। शुभचिंतक लोग चिंता करते रहते हैं, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। और जसपुर राज परिवार से हमारा मतलब कोई 1-2 पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों का संबंध है। सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन पारिवारिक संबंध भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे जो कि मतलब राजनीति के आदर्श भी हैं। केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत 6 राज्यों में 763 गांव से की। इस योजना में छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं किए जाने से कांग्रेस भाजपा के नेता आमने सामने आ गए। मामले में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के साथ सौतेला बर्ताव करती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश में जीएसटी नोटबंदी कर गरीबी में डाला। ऐसे में अब ये सरकार गरीबों के लिए कौन सी संपत्ति कार्ड बनाने वाली है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोई भी आंकड़ा सही ढंग से उपलब्धि नहीं करा रही, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की जनता को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि सरकार पट्टे के बदले पैसा वसूल रही है।
छत्तीसगढ़ को क्या समझते हैं भारत सरकार। मैं भारत सरकार को ही निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में के है ही नहीं है, तो गरीब कार्ड बनाने का योजना में शामिल अगर देश को किया है तो छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो आंकड़े उपलब्ध करवाना चाहिए वो आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा रही है। जो रेवेन्यू के आंकड़े, गांव-गांव में पट्टों के आंकड़े, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये राज्य सरकार तो गरीबों से भी पैसा कमाने में लगी हुई है, तो ये राज्य सरकार जो है सिर्फ वसूली के काम में लगी है और केंद्र सरकार को आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाती है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई पार्टी मामले में क्लब संचालक हरबख्श सिंह बत्रा लगातार दांव खेल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के नोटिस का जवाब देने से बचने के लिए होम आइसोलेशन में होने का बहाना बनाया, 20 नवंबर तक का वक्त मांगा। वो ये भी कह रहे हैं कि उसने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया। हाउसिंग बोर्ड अब बत्रा को दोबारा शॉर्ट नोटिस भेजने जा रहा। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के बीच नशे की पार्टी कराने के आरोप में घिरे क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई से बचने के लिए नया पैंतरा खेला है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मिले नोटिस का जवाब देते हुए बत्रा ने कहा है कि क्योंकि उसका एक दोस्त कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा वो होम आइसोलेशन में है, इसलिए नोटिस का जवाब देने के लिए उसे 20 नवंबर यानी 1.25 महीने का वक्त दिया जाए। बत्रा ने यह भी सफाई दी है कि उसने बोर्ड के साथ हुए करार के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि बोर्ड के अधिकारी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा कानूनी जानकारी लेकर उसे एक और शॉर्ट नोटिस भेजने की तैयारी है। लंबा समय मांगा है। मैं अपने वरिष्ठ कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके उसको कितना समय दिया जाना है अथवा नहीं दिया जाना है के संबंध में चर्चा करके जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। हाउसिंग बोर्ड को भेजे जवाब में बत्रा ने सफाई देते हुए कहा है कि 2008 में बोर्ड से हुए करार के किसी भी क्लॉज का उसने उल्लंघन नहीं किया है, यानी उसने न तो क्लब को किसी दूसरे को सब लीज पर दिया और न ही संचालन के लिए दिया। लेकिन उसका ये दाव उसी पर उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि क्लब में पार्टी और गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने जब पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया तो उसने डील के वो पेपर्स आगे किए जो उसने जैन और सिंघानिया परिवार के संचालकों के साथ की थी। इसी कागजात और उसके कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने एफआईआर में उसका नाम नहीं जोड़ा और वो और उसका पूरा परिवार गिरफ्तारी से बचा रहा। अब सवाल ये है कि जब उसने कोई डील नहीं की तो पेश किए दस्तावेजों में 9 करोड़ 11 लाख की डील का जिक्र कैसे है? उसी में सिंघानिया और जैन परिवार के 4 सदस्यों को संचालक का अधिकार सौंपे जाने का भी जिक्र कैसे है? उसी कागजात पर खुद उसके और उसके परिवार के संचालक सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों हैं? सौदा नहीं हुआ तो सिंघानिया और जैन परिवार के संचालक क्लब को कैसे ऑपरेट करते रहे? क्लब संचालक के प्रमाण पर ही पुलिस ने दोनों परिवारों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सवाल ये है कि अगर हरबख्श बत्रा ने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नियम नहीं तोड़े तो बतौर संचालक उसने पुलिस के सामने अपनी जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की? बत्रा अपने बयानों से न सिर्फ हाउसिंग बोर्ड बल्कि पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। कहा है कि वो आइसोलेशन में है, वो उनके कोई परिचित कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो इसलिए उसने आइसोलेशन में रखने के लिए टाइम मांगा है। इसमें रखने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय अनुचित है, उतना समय उसको नहीं दिया जाएगा। 27 सितंबर की रात लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में पार्टी हुई, शराब पिलाई गई, फायरिंग हुई। ये बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ होने वाली पार्टियों में शराब, शबाब और नशे का खेल भी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अफसरों तक पहुँच और नेताओं से रिश्तों की आड़ में कार्रवाई को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। हालांकि IBC 24 की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में अब तक कई चेहरे बेपर्दा हुए हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और राजेश राज हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, बड़ी ही अजीब सी बेतुकी सी दलील दी है। जिस तरीके की दलील दी है इसमें सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने की एक मंशा दिखाई पड़ती है। कितना वक्त या क्या कार्रवाई, क्या एक्शन, क्या नोटिस में कहा गया है, इस बारे में कुछ खुलासा हो पाया कि बोर्ड अब इस पर क्या करेगा आगे? जब से मामला हुआ है हरबख्श सिंह बत्रा ने लगातार एजेंसियों को गुमराह किया है
हम जितने भी सवाल उठा रहे हैं, अब ये बातें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी समझ में आ रही है और वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हरबंस सिंह बत्रा कहीं ना कहीं समय खींचने की कोशिश कर रहा है, मामले को उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्स फिगर उनके पास भी है, मीडिया रिपोर्ट्स उन तक भी पहुंच रही है। और जिस तरह से बत्रा ने जवाब ना दे करके, हालांकि जवाब भी दिया लेकिन जवाब नहीं भी दिया, ये दोनों तरीके हुए। अगर वो ये जवाब दे रहा है तो डिटेल्स में भी बात रख रही थी। 2 ही सवाल पूछे गए थे कि क्या आपने हाउसिंग बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, क्या आपने संचालन का अधिकार किसी और को दिया है, सबलीज किसी और को किया है। ये 2-3 सवाल ही हाउसिंग बोर्ड की तरफ से पूछे गए थे, लेकिन उन सवालों का जवाब ना दे करके कि परिचित कोविड आ गया, संक्रमित हो गया तो मैं आइसोलेशन में हूँ इसलिए डिटेल्स जवाब नहीं दे रहा हूँ, और 10 दिन के टाइम लेने के बाद अब वो फिर से 1.25 महीने का और वक्त मांग रहा है, तो साफ है कि मंशा उसके जवाब देने की नहीं है बल्कि इस मामले को लंबा खींचने की है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और कानूनी इस पर सलाह भी ले ली गई है। एक नोटिस और उसको सर्व किया जा रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट अवधि का होगा, 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह की होगी। आज या कल तक में ये नोटिस उसे भेज दी जाएगी और अधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर उसने इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं की या जवाब ठोस नहीं दिया तो उसके खिलाफ तय है। हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस बात से सख्त नाराज है कि जिस तरह से क्लब का नाम बदनाम हुआ, चूंकि ये क्लब हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है, यहाँ पे बहुत सारे शर्तों के साथ इसका संचालन का जिम्मा सौंपा गया था बत्रा को, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो हुआ, सबलीज की घटना हो या फिर इस दौरान शराब पिलाने की घटना हो, हाउसिंग बोर्ड की बदनामी हुई है। लिहाजा ये बहुत तय मान के चलिए कि बत्रा के हाथ से इस क्लब के संचालन की जिम्मेदारी खिसकने वाली है और ये भी संभव है कि फ्रॉड करने के मामले में या फिर दूसरे नियमों का उल्लंघन करने के मामले में उस पर एफआईआर तक कराई जा सकती है। तो बत्रा के लिए मुश्किल बढ़ेगी और उसने इस तरह का जो जवाब दिया है वो जवाब उसे खुद फंसा देगा, क्योंकि अगर वो हाउसिंग बोर्ड को ये कह रहा है कि संचालन का अधिकार अभी भी मेरे पास है, तो फिर पुलिस में जो दिए बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने वो बयान दर्ज किया है और उसी बयान के आधार पर उसको अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसमें उसने कहा था कि हमने इस संचालन का अधिकार जैन परिवार और सिंघानिया परिवार को सौंपा है। तो ये अपने ही बयानों में उलझने वाली बात हो गई और कहीं ना कहीं ये बुरी तरह से देखना ये होगा राजेश कि इस मामले में वो जवाब क्या देते हैं। अभी तो उन्होंने आधा अधूरा और टाइम टेकिंग या समय को वेस्ट करने वाला जो जवाब दिया है, देखना होगा कि पहले तो उनको वक्त कितना मिलता है, बोर्ड कितना वक्त देता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं मरवाही की महाभारत की। मरवाही उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने बलौदा बाजार के रहने वाले और लंबे समय से मरवाही में बीएमओ के तौर पर पदस्थ डॉक्टर के ध्रुव को अपना उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर के ध्रुव ने अपने नाम के ऐलान के पहले नामांकन फॉर्म खरीद लिया था। इसके बाद उनके नाम पर मोहर लगने की संभावना थी। डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिए जाने का विरोध भी हो रहा है। सरपंच संघ के लोगों ने मंत्री जयसिंह अग्रवाल को एक चिट्ठी सौंपी है। सरपंच संघ के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मरवाही के स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग की। उनका कहना है बलौदा बाजार के रहने वाले डॉक्टर के ध्रुव बाहरी हैं। आज दिन भर में कुल 8 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा। इधर कांग्रेस ने पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल करते हुए निर्वाचन आयोग को सूची भेज दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, पार्टी प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, रणदीप सुरजेवाला मरवाही विधानसभा में जीत के लिए सभाएं करेंगे। पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव समेत सभी मंत्री स्टार प्रचारक हैं। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार को दुर्ग से भाजपा के विजय बघेल और विक्रम उसेंडी के साथ अमर अग्रवाल और नारायण चंदेल ने चुनावी सभाएं की। कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी मुलाकात की और पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। इधर प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का धुआंधार दौरा जारी रहा। सोमवार को उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में 8 गांव में जनसंपर्क किया। उनके साथ विधायक मोहित केरकेट्टा भी थे। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। माना जा रहा है कि नामांकन रैली में भाजपा के दिग्गज शामिल होंगे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।